हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल लाइफस्टाइल। इसमें हमने जो एनसीईआरटी सीरीज़ क्लास 6 हिस्ट्री का स्टार्ट किया है उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। पहला चैप्टर हमने फिनिश किया था, अब हम लोग दूसरे चैप्टर की ओर बढ़ेंगे जो कि है आखेटक, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। इसमें तुषार की फ़ोटो दी गई है और उसके बारे में कुछ बताया गया है, तो चलिए उसको देख लेते हैं। हम लोग लाइन बाय लाइन पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे कि ताकि इसमें से कुछ भी छूटे ना। तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। आरंभिक गांव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक, खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। ये हमने पिछले चैप्टर में कवर किया। आखेटक मतलब शिकार करना और खाद्य संग्राहक मतलब खाद्यान्न संग्रह करना या इकट्ठा करना। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल, मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। क्या रीजंस थे उसको अब हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। पहला कारण क्या है कि वे अगर एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। नंबर दो में क्या है कि दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। ठीक है। तीसरा कारण यह कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग इनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। ठीक है, यहाँ पे सीजनल पेड़ पौधों में जो फल फूल लगते हैं उसकी बात की गई है कि उसकी वजह से वो एक सीजन में किसी और जगह, दूसरे सीजन में वो लोग किसी और जगह घूमते थे भोजन की तलाश में। नंबर चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता। और पानी कहाँ पाया जाता है तो झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियाँ और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता।
जिनका पानी कभी नहीं सूखता उन्हें हम इंग्लिश में पेरेनियल रिवर कहते हैं। और कुछ झीलें और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, मतलब सूखे के मौसम में, गर्मी के मौसम में उसका पानी जो है वो एकदम सूख जाता है, एकदम ड्राई बेड हो जाता है। तो जब बारिश का मौसम आता है तभी उसमें पानी होता है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। ठीक है, अब आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए होंगे। ठीक है, इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं। सिर्फ पत्थर के ही हों, लकड़ी और हड्डियों के औजार क्यों नहीं बचते? तो चूंकि वो ख़त्म हो जाते हैं समय गुजरते के साथ, है ना, वो मिट्टी में मिल जाते हैं, तो इस वजह से उनका मिलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन पत्थर के औजार आज भी हमें देखने को मिल जाते हैं खुदाई में। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। तो इन औजारों का प्रयोग वो किस चीज़ के लिए करते थे? तो फल फूल काटने, हड्डियां, मांस काटने, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कैसे हथियार? तो भाले और बाण जैसे हथियार। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। ठीक है, ये डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ डायग्राम के बारे में क्या कहा गया है कि पत्थर के औजारों का उपयोग किस किस तरीके से किया जाता है उसी को पिक्टोरियल फॉर्म में दर्शाया गया है। बाएं, इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये वाला जो औजार है इसका उपयोग जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। ठीक है, दाएं, जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। और यहाँ पर ये जो हाथ में औजार है, जो कि ये वाला औजार है, इसका उपयोग वो ये जो जानवर का खाल है उसको सिलने के लिए किया जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र 2 को देखो। ठीक है, अभी देख लेंगे। इसमें लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल हैं जहां पर आखेटक खाद्य संग्राहकों ने के होने के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरा स्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। कई पुरा स्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। क्यों पाए गए हैं? क्योंकि पानी ह्यूमन हैबिटेशन को सपोर्ट करने के लिए ज़रूरी है। बिना हम लोग पानी के नहीं रह सकते हैं, तो इसलिए अधिकतर जो साइट्स या पुरा स्थल जो मिले हैं वो नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। तो अब इसमें हम मानचित्र में देख लेते हैं कौन से लाल त्रिकोण वाले स्थल की बात की गई है जहाँ पर हमें आखेटक खाद्य संग्राहक के साक्ष्य मिले हैं। तो वो हैं कौन कौन से हैं? एक हो गया भीमबेटका, मध्य प्रदेश। ठीक है, फिर हुंसगी, ये बेंगलोर में आ जाएगा। कर्नूल की गुफाएं। ठीक है, तो ये 3 जो साइट है जो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ से हमें आखेटक खाद्य संग्राहक के साक्ष्य मिले हैं। और ये
किस काल के हैं? तो अगर आपसे पूछा जाए तो ये पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है, ठीक है, पूरा पाषाण काल के हैं। इसी तरीके से इसमें और भी साइट्स के बारे में दिया हुआ है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। बाकी जो साइट्स या पूरा स्थल के बारे में दिया हुआ है वो हम अगले चैप्टर में कवर करेंगे, लेकिन उसको भी हम लोग यहाँ पे साइट्स को गो थ्रू हो लेते हैं। तो यहाँ पे जो ब्लू कलर का जो बना रखा है डब्बा स्क्वायर, उससे हमने मानचित्र में 9 पाषाणिक पुरा स्थल को चिन्हित किया गया है ना, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। और वो कौन कौन से स्थल हैं उनका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। तो वो हो गया चिरांद जो कि बिहार में है, ठीक है। फिर कोल्डीवा महागढ़ा ये यूपी में है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में दाओजली हेडिंग है, ठीक है। और साउथ में हमें 2 साइट्स दिखते हैं, हल्लूर और पय्यमपल्ली। इन सभी जगहों से हमें 9 पाषाण काल के स्थल का साक्ष्य मिला है, ठीक है। इसके अलावा अब क्या बचा? तो महापाषाणिक पुरा स्थल, इसे हरे रंग के सर्कल से डिनोट किया गया है। और वो कौन से 2 साइट्स हैं? तो वो है ब्रह्मगिरी और आदि चन्नलूर, ठीक है। यहाँ से हमें महापाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। और अगर यहाँ पर फिर आगे हम लोग आरंभिक गांव की बात करें तो उससे वॉयलेट कलर से चिन्हित किया गया है आरंभिक गांव। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लास्ट में गांव लिखा है, उसी तरीके से यहाँ पर भी जिस जगह को मार्क किया गया उसके नाम में भी गांव लगा है। तो अगर पूछा जाए कि आरंभिक गांव का एग्जाम्पल क्या होगा तो आप इसको आराम से डिनोट कर सकते हैं इनाम गांव, है ना। ये कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है, ठीक है। अब आधुनिक नगर की बात करें जिसे स्टार से दिखाया गया है तो वो कौन कौन से हैं? तो वो हो गया मुंबई, कोलकाता, ठीक है। यहाँ पर 2 ही को चिन्हित किया गया है। तो इस तरीके से ये मानचित्र में जो कुछ महत्वपूर्ण पुरा स्थल थे उसको हमने कवर कर लिया। इसको आप लोग बार बार देखेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग के रूप में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके, ठीक है। यहाँ पे अब हम लोग देख लेते हैं शैल चित्रकला के बारे में, इनसे हमें क्या पता चलता है। ये एक शैल चित्र यानी कि रॉक पेंटिंग है। रॉक को हिंदी में शैल कहते हैं, चित्र मतलब पेंटिंग, है ना। तो इस चित्र के बारे में बताओ कि ये चित्र क्या कहता है। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं, ठीक है। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से चित्र मिले हैं। कहाँ से मिला है? तो मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से चित्र मिले हैं। इनमें जंगली जानवरों को बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं जानवर भाग रहा है और उसके पीछे शिकारी उसका पीछा कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे अब जो इंसेट में दिया हुआ है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया है कि भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में स्थित है। इस पुरा स्थल पर गुफाएं और कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी होगी? यहाँ पे रीजन तो उन्होंने पहले ही दे दिया कि बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी इनको। यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे जो भीमबेटका के बारे में जो हमने पढ़ा
ये कौन से नदी के पास है? तो ये नर्मदा नदी के पास स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुरा स्थल, यहाँ पर पुरा स्थल का डेफिनेशन दिया गया है। क्या है? पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन, इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष यानी कि रिमेन्स मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। हमें जो पुरास्थल या साइट्स मिलते हैं वो कहाँ कहाँ मिलते हैं? तो वो हमें ज़मीन के ऊपर भी मिलते हैं, अंदर भी मिलते हैं। मतलब अंदर अगर है तो हमें खुदाई करना पड़ेगा, और कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। समुद्र में अगर डूब गया है ना, और अगर नदी उसे अपने अंदर समा गई तो वहाँ भी हमें पुरास्थल मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं आग की खोज की। मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो। हमने देखा था ना कि साउथ में क्या था? कुरनूल गुफा था। कहाँ है? ये रहा। साउथ में हमने यहाँ पर कुरनूल की गुफाएं को आइडेंटिफाई किया था। ठीक है, यहाँ से हमें किस चीज़ का साक्ष्य मिला है? तो यहाँ से हमें आग का साक्ष्य मिला है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे आग की खोज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आग की खोज, मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। किस चीज़ के अवशेष मिले हैं? तो राख के अवशेष मिले हैं। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए आदि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं ये आप लोग कमेंट में लिख कर बताएंगे। नाम और तिथियां। जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातात्विदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। ठीक है, आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल कहते हैं। क्या कहते हैं? आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल कहते हैं। यह दो शब्द पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पूरा मतलब प्राचीन और पाषाण मतलब पत्थर। यहाँ पे कहने का मतलब उन्होंने उस काल को डिनोट किया है पूरा पाषाण से, जहाँ से हमें पत्थर के औजार मिले हैं। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड यहाँ मेंशन किया हुआ है कि ये 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले का टाइम पीरियड पूरा पाषाण काल के अंतर्गत आता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं? तो है नंबर 1 हो गया आरंभिक, नंबर 2 हो गया मध्य और नंबर 3 हो गया उत्तर पूरा पाषाण युग। ठीक है, आरंभिक पूरा पाषाण युग, मध्य पूरा पाषाण युग और उत्तर पूरा पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। ठीक है, तो मेजर हिस्ट्री जो ह्यूमन काइंड का है वो कौन से टाइम पीरियड का है? तो वो प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड का है, पूरा पाषाण काल का है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। अब वैसा काल जिसमें इन्वायरमेंटल चेंजेस हुए, वैसे काल को किस नाम की से संज्ञा दिया गया है? तो उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं।
इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। मतलब इसमें सिर्फ छोटा सा टाइम पीरियड है, 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक का टाइम पीरियड। इस काल के पाषाण औजार, इसमें जो पत्थर के औजार हुआ करते थे वो आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। जो छोटे पत्थर के औजार इस टाइम पीरियड में बनाए जाते थे उन्हें माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। कैसे औजार मिलते हैं? तो हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। मतलब जो पहले से औजार उन्होंने बना लिया था वो कंटिन्यू कर रहे थे और उसके साथ साथ वो छोटे औजार भी बना रहे थे। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बॉक्स है तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। आगे क्या है इसमें? अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। ठीक है, इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का क्या मतलब होगा? नव का मतलब नया, पाषाण का मतलब पत्थर युग है ना, या प्रस्तर युग ये भी आप बोल सकते हैं। नियोलिथिक टाइम। हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं, अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तीन काल को डिफाइन किया गया है। वो कौन कौन से काल हैं? तो एक हो गया पूरा पाषाण काल जिसके अंदर ये 3 डिवीजन है, आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण। और दूसरा हो गया मेसोलिथ या मध्य पाषाण युग। और तीसरा जो है वो है नवपाषाण युग। और सबका टाइम पीरियड ध्यान रखेंगे कि पूरा पाषाण युग 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक का टाइम पीरियड है, जबकि मेसोलिथ और मध्य पाषाण युग का जो टाइम पीरियड है वो है लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक। और अगर नवपाषाण युग की बात करें तो इसका शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले ही हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात कर रहा है कौन से युग का? मेसोलिथिक और मध्य, जिसे हम हिंदी में मध्य पाषाण युग भी कहते हैं, है ना। उसका टाइम पीरियड का शुरुआत कब हुआ था? 12,000 साल पहले से लेकर। तो उस वक्त क्या हुआ था कि पर्यावरण में बदलाव हुए थे और गर्मी बढ़ने लगी थी। गर्मी बढ़ने से क्या हुआ कि बहुत सारे क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे, जिससे जो भी जानवर घास पर निर्भर है उनकी संख्या बढ़ने लगी, जैसे कि हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों, प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपने जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है यहाँ पे बात की गई है कि यहाँ पे ऐसे जानवरों को वो लोग पकड़ कर पालने की बात कही गई है, लेकिन अभी उन्होंने पालने की शुरुआत नहीं की है, लेकिन यहाँ पे मछली पकड़कर वो खाना खाते थे। आगे देखते हैं क्या है।
यहाँ पे आगे हम बात करेंगे खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे होती है। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप में उगने लगे थे। ठीक है, शायद महिलाओं, पुरुष और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया था। ठीक है, साथ ही वे यह भी सोचने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे क्या बन गए, तो कृषक बन गए, है ना। कृषक से यहाँ पे खेती के बारे में, जो भी खेती की शुरुआत कैसे हुई यहाँ पर उसकी बात की गई है। अब हम पशुपालन की बात करें तो इस तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। ठीक है, क्योंकि जानवर चारा खाने आते होंगे, तो उसकी वजह से फिर उन्होंने पालतू बना लिया, क्योंकि ये चारा ही खाते हैं, मांसाहारी तो है नहीं, तो इनसे उनको खतरा महसूस नहीं होता था। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कौन था, तो वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे पशुपालक बन गए होंगे। सुरक्षा करने की जरूरत क्यों पड़ती होगी, क्योंकि उससे उन्हें क्या मिलता था, दूध मिलता था, है ना, खाल मिलता था और भी बहुत सी चीज़ें, उपयोगी चीज़ें मिलती थी। तो इसलिए उसे जंगली जानवर से बचाना उनके लिए जरूरी हो गया था और इस तरह वो धीरे धीरे क्या बन गए, तो पशुपालक बन गए। क्या तुम बता सकते हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया? अब आगे देखते हैं, यहाँ पे है घरेलूकरण की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। घरेलूकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डोमेस्टिकेशन कहते हैं। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों और जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं, है ना। जो उनका मन है वही पौधा और वही जानवर को वो लोग क्या करेंगे, डोमेस्टिकेट करेंगे, है ना। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनमें बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सकें। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। ठीक है, उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग क्या होते हैं, तो छोटे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे पिक्चर को देखिए, क्या कहा गया, इन दांतों को देखो, एक यहाँ पे छोटा दांत है और बड़ा दांत है। इनमें से कौन सा जंगली सुअर का है, कौन सा पालतू सुअर का? जंगली सुअर का दांत ऑब्वियसली बड़ा होगा और पालतू सुअर का दांत क्या होगा, छोटा होगा।
ठीक है, यह प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं और जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। तो नंबर 1 में क्या हो गया? कुत्ता। और दूसरा और तीसरे स्थान पे क्या आ जाएगा? तो भेड़ और बकरी आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे प्राचीन फसल गेहूं और जौ। और अगर पालतू जानवर की बात करें तो कुत्ते, भेड़ और बकरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनाज का उपयोग किस रूप में करते थे? तो बीज के रूप में, खाद्य के रूप में, उपहार के रूप में और भंडारण के लिए भी, स्टोरेज के लिए भी। ठीक है, एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। पौधे के बीज को अगर हम बोते हैं तो इसको विकसित होने में वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। ठीक है, बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? बिल्कुल करते होंगे। अपने जवाब का कारण बताओ, क्योंकि अगर उसको सुरक्षित रहना है कि ताकि वो उसे बाद में ज़रूरत पड़ने पर यूज कर सके, तो उसके लिए उन्हें ऑब्वियस है कि बर्तन का ज़रूरत पड़ता ही होगा। तो उन्होंने ज़रूर संग्रह करने के लिए बर्तन बनाए होंगे। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है ना? क्योंकि उस जमाने में दही मक्खन तो नहीं, लेकिन ये हम जानवरों से क्या प्राप्त कर सकते थे? तो वो था दूध और मांस। इसलिए हम कह सकते हैं कि पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। ठीक है, भोजन के अतिरिक्त जानवरों से क्या क्या मिल सकता है ये आपको पता है। आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है ये भी हमें मालूम है। आगे बढ़ते हैं। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। मानचित्र 2, पृष्ठ संख्या 12। देखो, हमने मैप देख लिया है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। क्या तुम्हें इन्हें नीले रंग के वर्ग, नीले रंग के स्क्वायर दिख रहे हैं? हमने देख लिया है। पता है, इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषक और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। जो नीला जो वर्ग है वहाँ से क्या मिला है? शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के साक्ष्य मिले हैं। ये इम्पोर्टेंट है। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? तो पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी और दक्षिण भारत में पाए गए हैं।
एक बार खोल के हम लोग मानचित्र को देख ही लेते हैं। अच्छा, हमने ऊपर का नहीं देखा था, है ना, नॉर्थ का। कश्मीर में बुरजोम, यहाँ पाकिस्तान में मेहरगढ़ भी है। फिर उसके बाद महागढ़ा, कोल्डीवा यूपी में, चिरांद बिहार में, नॉर्थ ईस्ट में दार्जिलिंग हेडिंग, और उसके बाद साउथ में भी हमें 2 साइट है। कौन कौन सा? हल्लोर और पय्यमपल्ली। यहाँ से हमें नवपाषाणिक पुरास्थल के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ से हमें कौन सा? आधुनिक कृषक, है ना, जो भी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा कि यहाँ से हमें क्या क्या देखने को मिला। कहाँ गया? आगे है। यहाँ से हमें किस चीज़ के साक्ष्य मिले? तो शुरुआती कृषक और पशुपालक होने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। और ऐसे साइट्स कहाँ कहाँ पाए गए हैं? तो जैसा कि हमने देखा कि ये महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में, बुरजोम, पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में, पूर्वी भारत दार्जिलिंग हेडिंग बिहार, है ना, में, और फिर उसके बाद दक्षिण भारत में बात करें तो हल्लोर, पय्यमपल्ली, और यूपी में बात करें तो कौन से 2 साइट्स हैं वो आप कमेंट में लिखकर बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थीं या नहीं, इन्हें जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक क्या है? तो जले हुए अनाज के दाने के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों को भी पहचान सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्थायी जीवन की ओर। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम, जो कि वर्तमान कश्मीर में। ये लोग गड्ढों के नीचे घर बनाते थे। बुर्ज होम में लोग कैसे घर बनाते थे? तो वो गड्ढों के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली हैं। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। अगर ठंड का मौसम है तो घर के अंदर खाना बना रहे हैं, और अगर गर्मी का मौसम है तो घर के बाहर भी हम खाना बना सकते हैं। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग माना गया है। पूरा पाषाण युग में जो पत्थर के औजार होते थे वो बड़े बड़े होते थे, और जो मध्य पाषाण युग है उसमें जो औजार होते थे वो छोटे छोटे होते थे। लेकिन यहाँ पे जो औजार मिला है, चूँकि वो पूरा पाषाण युग से भिन्न है, इसीलिए उन औजारों को नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। मतलब उन्होंने एक नया तरीका भी ईजाद कर लिया था औजार को पॉलिश करने का। ओखली और मुसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। यहाँ पे वो ओखली और मुसल का उपयोग करने लगे थे। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मुसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है।
उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों के भी बनाए जाते थे। नवपाषाण युग के कुछ उपकरण यहाँ पर दर्शाए गए हैं। ठीक है, नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। अब यहाँ पे दलहन की भी बात आ गई। ठीक है, इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो इम्प्रूवमेंट हुआ, एक हुआ दलहन का, और यहाँ पे कपड़े भी वो लोग क्या करने लगे थे, तो बुनने लगे थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। ठीक है, यहाँ पे एक पात्र का फोटो दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म निरीक्षण, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मेहरगढ़ कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में है। मानचित्र 2 पे संख्या 12 में मेहरगढ़ ढूंढो। हमने उसको देख लिया है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर मान लेते हैं एग्ज़ाम में बोल दिया कि आप लोकेशन को लोकेट करो मैप में और उसके बारे में 2-4 लाइन लिखो, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं मेहरगढ़ के बारे में कि यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे, बोलन पास के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ स्त्री पुरुषों ने इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी को पालना भी सीखा था, डोमेस्टिकेट करना सीखा था। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां भी मिली। इनमें हिरन तथा सुअर जैसे जंगली जानवर तथा भेड़ बकरियों की हड्डियां भी शामिल हैं। इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये 3 पॉइंट हमने देख लिया। एक लोकेशन के बारे में कि वो कहाँ पे है, फिर यहाँ पर उन्होंने कौन से फसल उपजाए और कौन से जानवरों को पालना सीखा और किस चीज़ की हड्डियाँ मिली। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम में आते होंगे। यहाँ पर चित्र दिया हुआ है घर का, जो कि हमें मेहरगढ़ के घर का चित्र दर्शाया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। ठीक है, मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली है। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, जो कि मेहरगढ़ के कब्र का चित्रण किया गया है। क्या तुम बकरी की कंकाल को
पहचान सकते हो, ये रहा बकरी का कंकाल, है ना। यहाँ पे मनुष्य का कंकाल के साथ बकरी के कंकाल को भी रखा गया है, तो हम लोग उसको देख सकते हैं। ये चैप्टर अब खत्म हुआ। इसमें जो उपयोगी शब्द थे वो हम लोग देख लेते हैं। आखेटक, खाद्य संग्राहक, पुरास्थल, उद्योग स्थल, आवासीय स्थल, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, लघुपाषाण, कृषक, पशुपालक, नवपाषाण युग और कब्र। ठीक है, क्या कह रहा है आगे? कल्पना करो तुम आज से 12,000 साल पहले पत्थर की गुफा में रहते हो। पृष्ठ 13 पर देखो, तुम्हारे मामा गुफा की एक भीतरी दीवार पर चित्र बना रहे हैं और तुम उनकी सहायता करना चाहते हो। तुम रंग बनाओगे, रेखाएं खींचोगे या फिर उनमें रंग भरोगे। तुम्हारे मामा तुम्हें कौन कौन सी कहानियां सुनाएंगे? आओ याद करें, फिल इन द ब्लैंक्स। इन वाक्यों को पूरा करो। आखेटक खाद्य संग्राहक गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि वे उन्हें बारिश से, ठंड से और जानवरों से रक्षा प्रदान करते थे। घास वाले मैदानों का विकास 12,000 साल पहले हुआ, है ना, लगभग 12,000 साल पहले हुआ। खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे? क्योंकि वहाँ पर उन्हें जो भी वो फसल उपजा रहे हैं उनकी देखभाल करनी होती थी, उनमें पानी भी डालना होता था, उन्हें पशुओं से, पक्षियों से बचाना होता था। और फिर जब फसल पक कर तैयार हो जाती थी तो फिर उसको काट कर उसे भंडारण के लिए, ताकि वो भविष्य में यूज कर सके खाने के रूप में या फिर बीज के रूप में ना, तो उसके लिए उन्हें लंबे समय तक एक जगह पर रहना पड़ता था। पुरातत्वविदों को ऐसा क्यों मानते थे कि मेहरगढ़ के लोग पहले केवल शिकारी थे और बाद में उनके लिए पशुपालन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया? पुरातत्वविद ऐसा क्यों मानते हैं कि मेहरगढ़ के लोग पहले केवल शिकारी थे? क्योंकि उन्हें सबसे पहले किसी भी चीज़ की शुरुआत कैसे होती है? हमें तो चारा बोल रहे हैं, पशुपालन हम लोग बाद में सीखते हैं। पहले हमें अपने भोजन की ज़रूरतों के लिए जो भी हमारे आसपास चीज़ें उपलब्ध हैं हम लोग उस पर निर्भर होते हैं। तो उसमें सबसे पहले क्या आएगा? वो शिकारी वाली प्रवृत्ति आएगी, जिससे कि हमें भोजन आसानी से मिल सके। और फिर जब हमारा माइंड बहुत सी चीज़ों को देखते देखते एनालाइज करना स्टार्ट करता है, तब जाकर के हमें कि हाँ, हम जानवरों को पाल भी सकते हैं और उनका उपयोग हम लोग दूध या उनका मांस खाने के लिए भी बाद में कर सकते हैं। उसका जो जानवर का खाल है उससे वो कपड़े सीने का भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस पेज में कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स दिए गए हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। मध्यपाषाण युग, ये 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले का टाइम पीरियड है। बसने की प्रक्रिया का आरंभ कब हुआ? तो ये 12,000 साल पहले हुआ। नवपाषाण युग का आरंभ 10,000 साल पहले हुआ। और यहाँ पे जो मेहरगढ़ की बस्ती का आरंभ कब हुआ? ये 8,000 साल पहले हुआ। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। और चर्चा करें, आखेटक खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते रहते थे? उनकी यात्रा और आज की यात्रा के कारण में क्या समानताएं और भिन्नताएं? अभी हमने यहाँ पर 4 कारण देखा, वो 4 कारण आपको यहाँ पर बताना है ना। कौन कौन से 4 कारण थे? तो एक तो ये हो गया कि एक जगह अगर वो बसे हुए हैं तो वहाँ पे पेड़ पौधे और जानवर ख़त्म हो जाते थे, तो भोजन की तलाश में उनको कहीं दूसरे जगह जाना होता था। दूसरा, जो जंगली जानवर है या फिर जो जानवर घास फूस
हरे भरे पत्ती खाते हैं, है ना, मवेशी वगैरह, हिरन वगैरह। वो भी जब आसपास के इलाकों में जब पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो वो खाएंगे क्या? तो वो लोग जानवर जैसे दूसरी जगह में पलायन करते हैं तो उन्हीं के पीछे पीछे जो उनका शिकार करते हैं वो भी उनके पीछे जाते हैं। फिर उसके बाद तीसरा, जब ये एक जगह जितना भी मतलब कि ये जो भी पेड़ पौधे हैं वो मौसम के हिसाब से फल फूल देते हैं। तो एक मौसम में कोई कुछ पेड़ फल देते हैं, दूसरे मौसम में कोई दूसरा पेड़ देता है, तो उसके हिसाब से वो पलायन करते होंगे, है ना। तो इस तरह से लेके जो भी कारण है आप उसका एग्जाम्पल ले लेंगे और उनकी यात्रा और आज की हमारी यात्रा के कारणों में समानताएं हैं। उनका जो वहाँ पे मेन मोटिव जो हुआ करता था आखेटक खाद्य संग्राहकों का, वो भोजन और पानी की तलाश हुआ करता था, है ना। क्योंकि कुछ नदी और झीलों में पानी हुआ करते थे सालों भर, लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी थे जहाँ पे सूखे मौसम में पानी उपलब्ध नहीं होता था, तो वो पानी की उपलब्धता के लिए भी वो दूसरे जगह जाते थे। तो एक उनका वो पानी का ज़रूरत हो गया, दूसरा हो गया अब ये कि जानवरों को शिकार करने के लिए, वही उनका मोटिव हुआ। लेकिन आज के युग में जो भी हम लोग ट्रैवल यात्रा करते हैं वो किन किन कारणों से करते हैं, उसमें एक हो गया, अगर हमें हायर एजुकेशन लेना है तो हम किसी दूसरे स्थान में पलायन करते हैं, या फिर हमें जॉब करना है, या फिर हमें कहीं घूमने जाना है, या फिर हमें मतलब साइट सीइंग करना है। तो इस तरीके से या व्यापार करने के लिए भी, तो हमारे जो पहले के रीजन हुआ करते थे और आज के रीजन जो यात्रा के लिए हुआ करते थे वो काफ़ी अलग अलग है, ठीक है। नंबर 5वां है, आखेटक खाद्य संग्राहक आग का उपयोग किन किन चीज़ों के लिए करते थे? क्या तुम आग का उपयोग इनमें से किसी चीज़ के लिए करोगे? आखेटक खाद्य संग्राहक आग का उपयोग एक तो मांस को भूनने के लिए, ठीक है। दूसरा, जंगली जानवरों को से सुरक्षा प्रदान करने के लिए खुद को, क्योंकि जंगली जानवर आग को देख करके भाग जाएंगे, उसके पास नहीं आएंगे। और अगर ठंड का टाइम है तो फिर आग के सामने भी आप बैठ गए तो आपको आग से राहत मिल जाती है। इस तरीके से अलग अलग चीज़ों के लिए आखेटक खाद्य संग्राहक आग का उपयोग करते थे। आज भी हम आग का उपयोग भोजन बनाने के लिए करते हैं। और अगर हम लोग ये साइट सीइंग मतलब ऐसे जगह घूमने जाते हैं जहाँ पे हम लोग टेंट बना करके रात में रुकते हैं, तो उसके पास भी हम लोग आग जला देते हैं कि ताकि जो भी कीड़े मकोड़े या जंगली जानवर हो वो आसपास ना भटके। तो आप देख सकते हैं कि चीज़ों की सिमिलैरिटी हमें आज भी देखने को मिलती है, आज के ज़माने में भी देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 6, कृषकों पशुपालकों का जीवन आखेटक खाद्य संग्राहकों के जीवन से कितना भिन्न था? 3 अंतर बताओ। कृषक पशुपालकों का जीवन आखेटक संग्राहकों के जीवन से कितना भिन्न था? आखेटक संग्राहक क्या करते थे? वो शिकारी करते थे और भोजन संग्रह करते थे, मछली वगैरह पकड़ते थे, है ना। फल मूल पौधे पत्ती इन सब चीज़ों को अंडे इकट्ठा करते थे। जबकि कृषक और पशुपालक क्या करते थे? वो खेती करते थे, खेती करके अपना अन्न उपजाते थे और फिर उसके बाद जब फसल तैयार हो जाता था तब वो उसका संग्रहण करते थे। जबकि आखेटक संग्राहक वो कोई खेती नहीं करते थे, वो जो भी वहाँ पे उपलब्ध होता था उसी का वो लोग संग्रहण करते थे, है ना। और जो ये पशुपालन भी वो लोग जो करते थे तो उसमें जो सबसे पहले उन्होंने पशुपालन जो किया था वो जंगली कुत्ते का पूर्वज था, उसके बाद भेड़ बकरी। तो मतलब वैसे ही जानवरों को वो लोग पालते थे जिनसे कि उनको खतरा महसूस नहीं होता था और उसको वो जंगली जानवरों से बचाते थे, क्योंकि वो उनके लिए एक तरीके से एक भोजन का भंडारण के रूप में उपयोग करते थे, क्योंकि वो जानवर उन्हें दूध, मांस और खाल प्रदान करते थे।
जबकि जो आखेटक खाद्य संग्राहक थे वो जंगली जानवरों हो चाहे या पालतू जानवर, उनका वो शिकार करते थे। यहाँ पे ये जो कृषक पशुपालक है उनका शिकार नहीं, उसको वो क्या करते थे, यहाँ पे पालने पर ज़्यादा ध्यान देते थे। ठीक है। और यहाँ पर जो कृषक है वो बर्तन, मिट्टी के बर्तन बना करके, हो सकता है कि वो अन्न के दाने जो भी वो खेतों में उगाए हो उसका वो संग्रहण करते होंगे। बाद में उन्होंने बर्तन में जब उन्होंने आग को जलाना सीख लिया, आग की खोज कर ली, तो वो उसका उपयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे होंगे, है ना। जबकि ऐसा कुछ पहले नहीं था। तो ये 3 अंतर हो गया। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या है? 7, तुम जिन अनाजों को खाते हो उनकी एक सूची बनाओ। इन अनाजों को क्या तुम स्वयं उगाते हो? अगर हाँ तो एक तालिका बनाकर उसकी खेती की विभिन्न अवस्थाओं को दिखाओ। अगर नहीं तो एक तालिका बनाकर दिखाओ कि अनाज किसान से लेकर तुम्हारे पास कैसे पहुंचा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसको रहने देते हैं। इस तरह से हमारा चैप्टर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग आगे जो चैप्टर देखेंगे वो होगा चैप्टर 3 आरंभिक नगर। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।